सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नज़र नहीं आता है। हुक्मरान इक़्तिदार में आते गए, नारे और दावे बदलते गए, लेकिन मुल्क उस दौर से आगे नहीं बढ़ सका और हमेशा एक बेचैनी की फ़ज़ा कायम रही। हालिया दौर की अगर मैं बात करूं तो IMF के साथ रूठने मनाने का जो खेल है अभी तक जारी है और इसकी वजह से मईशत यकीनी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान को IMF के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी इसहाक़ डार साहब से IMF मुआहदे के बारे में पूछा जाता है तो इसहाक़ डार साहब जवाब देने से गुरेज करते हैं। आज भी जब डार साहब से IMF से मुआहदे की नाकामी के हवाले से एक सवाल कर लिया तो इसहाक़ डार साहब सीखपा हो गए। ये वीडियो होगी, टीम अगर रेडी ज़रा चलाइएगा, सुनिएगा, देखिएगा। तो देखा आपने, सुना आपने, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, इसहाक़ डार साहब हैं। इसहाक़ डार साहब, आप इस मुल्क के क्या हैं? वज़ीर ख़ज़ाना है। मुल्क के ख़ज़ाने की कुंजी किसके हाथ में है? आपके हाथ में फ़िलहाल। और मुल्क में माशी बहरान है, महंगाई की लहर है, कौम 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए डार साहब बहुत परेशान है और आपको भी पता होगा कि परेशान है। आपका काम है कि आप इस मुश्किल वक्त में कुछ नहीं कर सकते तो कौम को तसल्ली दें, उनकी दाद रसी करें। आपसे एटलीस्ट जो सवाल पूछा जाए, ये सहाफ़ी ने जो सवाल किया वो सिर्फ उस सहाफ़ी का सवाल नहीं है, पूरी कौम का सवाल है कि कब तक हमारे फैसले IMF करता रहेगा, कब तक हम महंगाई के बोझ तले दबते रहेंगे, कब तक लोग अपना पेट काट कर IMF की लगाई शराइत को पूरा करते रहेंगे। लेकिन ना आपके पास कोई जवाब है और ना ही कौम को देने के लिए आपके पास कोई तसल्ली है। चले तसल्ली दे देते। एक तरफ वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि जी IMF के सहारे की ज़रूरत ही नहीं हमें, और दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांस में MD IMF से मुलाकात की है। तो अब सवाल तो पैदा होंगे। सवाल ये है कि अगर IMF नहीं माना तो फिर इन हालात में हुकूमत का जो इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है वो होगा क्या? हुकूमत जिसको प्लान B कह रही है वो क्या होगा, कितना कामयाब होगा और मईशत की बहाली के लिए कौन से इकदाम हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान IMF की लाठी के बगैर खड़ा हो सकेगा? अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि मईशत की डगमगाती जो कश्ती है वो है और दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसने मुल्क को मजीद मुश्किल से 2-4 कर दी है। अच्छा, गुज़श्ता 1.5 साल की अगर बात की जाए तो उससे हाथ में हाथ दिए ये जो PDM है सरकार, इसका जो दोस्ताना रवैया है अब अगर मैं कहूँ कि तिरछी नज़रों में बदलता दिखाई दे रहा है तो आप अग्री करेंगे। अच्छा, इत्तेहादियों की राहें जुदा होती नज़र आ रही हैं और साथ जीने साथ मरने की कस्में खाने वाला जो दौर है अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आइंदा इंतखाबात कब होंगे, वज़ीर आज़म किसका होगा, शायद इस सवाल ने इत्तेहादियों की अभी से नींदें उड़ा दी हैं। अच्छा, सियासी हलकों में नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की चहम गोइयाँ वो भी हो रही हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी पीपल्स पार्टी और नून लीग में बढ़ती दूरियों को मिटा सकेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ज़ाना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये अच्छे जो दिन हैं ये पाकिस्तान के आने वाले हैं, एक जमात की किस्मत का सितारा खुलने वाला है, ये भी सवाल। और जो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं तारुफ़ करवा देती हूँ। तजिया कार सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन अशरफ जब्बार कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका भी वक्त देने के लिए। और कुछ देर के बाद हमें वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी कैसर अहमद शेख साहब भी ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमिर ज़िया साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आमिर ज़िया साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर एक सहाफ़ी ने वज़ीर ख़ज़ाना साहब से सवाल पूछ लिया, चूंकि वो वज़ीर ख़ज़ाना है, ख़ज़ाने की कुंजी उनके हाथ में, तो उनसे सवाल नहीं करेंगे, किससे करेंगे? तो उनका जो रवैया था क्या कहेंगे आप? ये आप इसको ज़ाहिर बात इसकी मज़म्मत करेंगे, इस रवैये की सपोर्ट तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे ऐसे रवैये को? ये जाहिर है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा फिजा कि जो आपने अपने इब्तदाई कलमात में मंजर कशी की है पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात की, वो बड़ा आपने भरपूर तौर पर काशी की है। उसी तनाजुर में देखें कि जब इतने मखदूश सूरत हाल हो तो बिल्कुल लोग सवाल करना बिल्कुल जायज़ बनता है। जब सवाल लोग करते हैं तो उसमें आप देखें कि जो रौनक आपको नजर आती है, इसहाक़ डार साहब ऐसे अमूमी तौर पे ऐसे उनका रवैया होता है, लठ मारने वाला उनका रवैया होता है। वो तो बेचारा मजलूम साहब के हम जैसा, ये तो IMF को आके दिखाते हैं, ये तो IMF से मतलब है, आपको पता है कि अकड़ कर मुझ पे ताव देकर बात करते हैं। तो इनका तो रवैया यही है, वो जो एक होता है ना सटल तरीके से फिनेस होती है
इतना अहम ओहदा रखने वाले शख्स में, वो इनमें बिल्कुल दूर दूर तक नहीं गई है। फिर मैंने अक्सर कई प्रोग्राम्स में कहा कि इसहाक डार साहब जो हैं वो कोई उस तरह के वो नहीं है कि अपने वजीर खजाना के जो रिफॉर्म्स पे, इस्लाहात पर यकीन रखते हो, वो इस्लाहात पर यकीन नहीं रखते। वो जो है मतलब आर्म ट्विस्टिंग करके फिगर्स को इधर उधर घुमाकर इन्होंने हमेशा मीशत चलाई है। और आप देखिए 90 में भी ये बने, 90 की दिहाई में भी बने ये वजीर खजाना, उसके बाद भी बने, अब फिर बन गए। तो आप देखिए इस मुल्क की किस्मत कि हम लोग जो है ओल्ड बॉयज स्कूल क्लब में फंसे, हमारे पास घूम फिरकर वही चेहरे आते हैं। आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की, मैं बिला मुबालगा ही कहूंगा, सरकारी आदाद शुमार आप देख लें तो आपको एक बात का अंदाजा होगा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या वजीर खजाना इसहाक डार साहब का जो दौर है, ये पाकिस्तान के लिए मईशत के हिसाब से बदतरीन दौर है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो पिछले बरस से पिछले माली साल में 1766 हुआ करती थी, वो गिरकर $1568 रह गई है। इस ये जो पहले 11 महीने के फिगर्स आए, इसका मतलब है कि हमारी क़ुव्वत खरीद जो है वो कम हुई है। हमारा जो जीडीपी था, जीडीपी का साइज, वो पिछले $75 बिलियन था, वो कम होकर $342 बिलियन रह गया है। हमारे यहाँ जिस तरह की अराउंड 40% जो है डिप्रिसिएशन हुई है इस 11 महीने के अंदर, रुपये की डिप्रिसिएशन हैड बीन अराउंड 40%। आपका जो इन्फ्लेशन है वो 29 और 30% के दरमियान पिज रहा है 11 महीने का, ठीक है ना। अच्छा, आप फिर फिगर्स गिनते चले जाएं, तमाम के तमाम मनफी हैं और लोग कहेंगे कि जनाब हम लोग जिंदा हैं तो जिंदा हैं, ठीक है ना। ये फिगर कोई मैं घड़ के नहीं लाया, ये सरकारी आदाद शुमार है और ये पाकिस्तान की तारीख के यकीन 3 आदाद शुमार है। आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 21% गिरी है, आपकी एक्सपोर्ट जो है 13% गिरी है, आपकी रेमिटेंसेस 12% गिरे हैं। आप गिनते चले जाए, मैं कितने फिगर्स आपको गिनूं, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो डार साहब क्या कर रहे थे। हमें सबको, आप किसी माहिर मईशत से बात कर लें, आप बात करें शब्बर जैदी साहब से, आप बात करें डॉक्टर शफाक हसन खान से, आप बात करें डॉक्टर फीस पाशा से, जो एक्सपर्ट हैं, बड़े नाम है, ठीक है ना, उनसे बात करेंगे कि IMF का प्रोग्राम जो है बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। जब तक हमें IMF का प्रोग्राम नहीं मिलता, हमें जो और पैसे मिलने हैं मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर से, लेंडर से, वो नहीं मिलेंगे। हम क्यों उस पर देर कर रहे हैं। अभी ये सियासी बुनियादों पे इन्होंने IMF प्रोग्राम को डीरेल किया। मिस्ता साहब ने उसको ट्रैक पे लाए थे, उन्होंने डीरेल कर दिया। जब डीरेल कर दिया तो उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। और आप यकीन माने जब ये हुकूमत चली जाएगी और नया IMF प्रोग्राम फिजा साहिबा जब साइन होगा, उसमें अभी हम लोग रो रहे हैं, उस वक्त हम चीखें मार रहे होंगे, बाल नोच रहे होंगे, हमारा ये हालत है। तो इसके जिम्मेदार सरीहन इसहाक डार साहब है, डार इकोनॉमिक्स है, डार्क इकोनॉमिक्स है उनकी, ठीक है ना। और मुझे नहीं पता, लोग बिल्कुल आप ट्राई कर रहे हैं, लोगों ने आप इस हवाले से कह रहे हैं शादामिर जैसे कि शराइत भी मजीद सख्त होंगी, बहुत सख्त होंगी। और मैं कह रहा हूँ अभी आप देखिए ना कि बिल्कुल सही है कि जी जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए उन पे सख्त ट्रायल होना चाहिए, उनका बिल्कुल उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने मईशत को बर्बाद किया उनके साथ भी तो कुछ होना चाहिए। मतलब है कि आप डॉलर टर्म में हमारा डिफेंस के अखराजात कम हो गए, ठीक है ना, हर चीज का आपने कमजोर कर दी इस मुल्क की, तो कौन जिम्मेदार है इसका कौन हिसाब देगा, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक इमरजेंसी वाली सूरत हाल है। और डार जिन्होंने साहब देना वो सवाल नहीं सुनते हैं, वो सवाल सुन के सीखपा हो जाते हैं। जैसे सहाफी बेचारे ने गलती कर दी सवाल पूछ के, गुनाह है ना सवाल करना। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जनाब सवाल कभी गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकता है मेरा और आपका या हुक्मरानों का, सवाल कोई गलत नहीं। और कहा जाता है आमिर ज़िया साहब कि अगर आप सवाल समझ लेना, अगर कोई सवाल आराम से समझ ले तो आधा जवाब ही ये कि आपने सवाल समझ लिया। यहाँ सवाल समझने के लिए तो सुना ही नहीं चाहता। अच्छा जी, अब मैं आपकी इजाज़त से ज़रा अशरफ जब्बार कुरैशी साहब की तरफ जाती हूँ। कुरैशी साहब, आपने अभी आज ही PTI को खैरबाद कहा है, इस हवाले से भी ज़रा इजहार ख्याल कीजिएगा। और एक चीज़ ये कि जी जो पाकिस्तान की मईशत जहाँ खड़ी है, तो आप लोगों की जब हुकूमत थी तो आप लोगों को जिम्मेदार समझा जाता है कि बेड़ा गर्क आप लोगों ने किया था। तो क्या वजह थी जब फैसले किए जा रहे थे? फिर आपने वज़ीर ख़जाना भी, आपकी हुकूमत में बड़े चेंज हुए थे, जो सबसे पहले वज़ीर ख़जाना आए थे उनको बहुत बड़ा चैंपियन समझा जाता था, पहले से दावे थे हुकूमत आने से पहले कि वो आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, पता नहीं मईशत को कहाँ पहुँचा देंगे। फिर जब तब्दील होते चले गए, जारी बात है हर बंदा जो आता था वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ लाया जाता था कि ये बेहतर करेगा, वो बेहतर करेगा, लेकिन बेहतर कोई नहीं कर सका। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे इनवाइट भी किया। ये जो इकनॉमिक्स की बात कर रही हैं, पहले तो मैं इस पर बात कर लूँ
कि जो कुछ हम पर इल्ज़ाम लगाया गया पीटीआई के ऊपर या जो भी बात हुई, ना तजर्बेकार लोग आए, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं की थी, बहुत सारे मामलात में उनका कोई होमवर्क नहीं था। असद उमर साहब आए, बहुत दिन से उनका मामला चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जब वो आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब कर्ज़ की मईशत हो और हमेशा जो है आपको कर्ज़ रिटर्न करना हो, सूद के साथ देना हो, वापस करना हो, तो उसको हमेशा उस पर कन्वर्ट किया जाता है कि जहाँ बेसिक, अब अगर कोई भी हुकूमत आती है और पॉपुलर हुकूमत आती है तो वो बेसिक काम करती है अपनी तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, यहाँ पर हमारे कुछ लोगों ने इस तरह की प्लानिंग करने लगे जैसे कि ये तो बिल्कुल ही नाकाम है जो भी काम जो कर रहे हैं ये लोग। लेकिन हमारे लोगों ने जो किया, पीटीआई वालों ने, उन्होंने तो ये किया कि हॉट मनी जनरेट की और मुख्तलिफ जगहों से शॉर्ट टर्म पर लिए, कोई बॉन्ड्स इशू किए, सारी चीज़ें मामला किए। और वो जाहिर बात है वो टेम्प्रेरी सेटअप बनाया गया जो रिटर्न रिफंड हुआ, जिसकी वजह से जो है वो देखिए अरसा तो 3.5 साल का था, वो कम अरसा था, लेकिन उसके बावजूद भी बेसिक चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी गई। दरमियान में 2 साल का कोरोना आ गया, सिर्फ मूवमेंट थी कि मार्केट के अंदर पैसों की रोलिंग हो जाए और उससे आम लोग जो है वो उससे मुतासिर ना हो। लेकिन बेसिक जो लोगों को रिटर्न करना था, कर्जा रिटर्न करना था, वो जो गैर मुल्की पाकिस्तान से बाहर से हमारे लोगों ने पैसे भेजने थे, वो कोई जो कमिटमेंट जो खान साहब बताया करते थे वो शायद पूरी नहीं हुई कोई भी जो है। और खान साहब को जो है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि खान साहब को बहुत डार्क में भी रखा जाता था बहुत सारे मामलात में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों पर डिपेंड बहुत करते थे, तो उसके नतीजे में उन्होंने जो है वो इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया। लेकिन अब जो हुकूमत आई है वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है उसका। तो दूसरी बात यह कि मैंने पीटीआई छोड़ी। ठीक है जी, आमिर ज़िया साहब, जी 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 अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा कुरैशी साहब। मैंने पीटीआई आज जो है, मैंने जो आज मैं तकरीबन 1.5 महीने से और 2 महीने से ये वाली बात जो हो रही थी यहाँ पे सिलसिला, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडर मेंबर हूँ। मतलब मैंने पीटीआई बनाई है, तहरीक इंसाफ बनाई है। मैं शौकत खानम से तहरीक इंसाफ में आया था। हम किसी नज़रिए के लिए आए थे, हम ऐसी उठ के नहीं आए थे, हमने ऐसी पार्टी नहीं बनाई थी, कोई हम फैन क्लब के मेंबर नहीं थे। हम खान साहब के साथ आए थे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों के साथ खड़े होने के लिए, अपनी आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए। हमने वो मेहनत की जो 2013 के अंदर जो है हमने उसको कन्वर्ट किया और हमने पॉलिटिकल एफर्ट की। हमारी पूरी पार्टी में आपको कोई शहीद नहीं मिलेगा, कोई। मैं तहरीक इंसाफ का फाउंडर मेंबर हूँ, कराची प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं सिंध का प्रेसिडेंट, सिंध का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी, अभी जो मैंने रिज़ाइन किया सिंध के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से रिज़ाइन किया। इससे पहले मैं इमरान टाइगर का चीफ रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ किया और हम लोगों ने पार्टी को वहाँ तक लेकर आए कि जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो कन्वर्ट किसी और जगह पे हो गया। आज जो है वो लोगों ने आके पार्टी संभाल ली जिन्होंने पार्टी में कोई किरदार ही उनका नहीं था, जिनका मकसद नहीं था, जिनका कोई सिर्फ एक मकसद था कि उनको जो है सोशल मीडिया पे अपने आप को लेकर आना था। वो हमारी जो है इदारों के ख़िलाफ़ चले गए, हमारी रियासत के ख़िलाफ़ चले गए। और मैं हमेशा उनको जो है हमेशा हम जो है इस बात के लिए उनकी मुखालफत करते रहे। आपके यहाँ टीवी प्रोग्राम के अंदर, आरफीन के प्रोग्राम में एक दफ़ा मैं आया था यहाँ पे, और उन्होंने जो है वो बौजार साहब की एक चीज़ दिखाई थी कोरोना के दरमियान में, वो विजिट कर रहे थे। जब मैंने उनको तनकीद इस बात पे बोला कि मैंने तनकीद की कि उन्होंने बौजार साहब ने जो है जो पंजाब के सीएम थे और उन्होंने जो है गलत किया और वो उनको नहीं करना चाहिए था, तो मुझे शौकात नोटिस मिल गया। मैं पार्टी से कितनी मरतबा जो है ये सच बात कहने की पादाश में निकला, तो मुझे मेरी मेंबरशिप मुअत्तल की गई, लेकिन मैंने कभी सच बात कहना कभी भी नहीं छोड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं क्या समझता हूँ कि इस वक्त जो है पीटीआई को जो भी मामला पीटीआई ने किया, जिन लोगों ने भी रियासत के साथ टकराव की कैफियत पैदा की, उनको सज़ा बाकायदा मिलनी चाहिए और आम वर्कर जो आम लोग हैं उनको इस पूरी प्रोसेस से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें कर लिया, मेरी टीम बता रही है, वो ज़रा लेट हो गए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे। कैसर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा टीम, ये इससे पहले कि मैं कैसर साहब की तरफ जाऊँ, इसहाक डार साहब जिस तरह सीखपा हुए सहाफ़ी के सवाल पे क्लिप अगर रेडी ज़रा चलाइएगा, आप भी ज़रा सुनिएगा शेख साहब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। शेख साहब, ये इसहाक डार साहब हैं, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं। अब जारी बात है कौम मायूस है, अगर परेशान है, महंगाई के बोझ तले दबे हुए हम लोग, IMF की भी समझ कुछ नहीं आ रही है, तो अब अगर वज़ीर ख़जाना से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? अब वज़ीर ख़जाना साहब से जब सवाल पूछा जाएगा तो उनका इस तरह का जो रवैया है उसकी आप मजम्मत करेंगे या इस रवैये को सपोर्ट करेंगे? डॉक्टर साहबा, आप खुद समझ रही हैं कि हमारे वज़ीर ख़जाना 16-18 घंटे काम कर रहे होंगे कम अज़ कम, दिन रात लगे हुए। मेरी भी आज उनसे 1 घंटा मीटिंग हुई स्पीकर के कमरे में, जो उनके प्रेसिडेंशियल रूम है, वहाँ पे हम 4-5 आदमी थे। स्पीकर साहब थे और ख़ुद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार थे, खुर्शीद शाह थे,
और नवीद कमर और मैं, तो हमारी 1 घंटा मीटिंग इससे आज ही हुई है कोई 4। तो वो इंतहाई ठंडे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। अब देखिए ना, वो बार बार अगर सवाल, एक हालात तो कोई अच्छे नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं, हमारा मुल्क एक मुश्किल से दौर से गुजर है, टर्माइल से गुजर है। अब वो देखिए कोई परफेक्ट इंसान फरिश्ता तो नहीं होता, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IMF की हम तमाम शर्तें मानने के बावजूद, अब देखिए आप वज़ीर आज़म साहब खुद चले गए हैं उनके पास MD IMF, क्योंकि हमें IMF की ज़रूरत है। और ये सारा काम PTI करके गई थी, PTI जो है वो उनको नाराज़ करके चली गई, उसके बाद वो माने ही नहीं। हमने तो हर किस्म की कोशिश की, हमें भी और करना चाहिए था। देखिए ये बजट अगर हम बिल्कुल IMF के मुताबिक हमने कोशिश की, उनको भेजा पहले बजट, लेकिन अगर हम बिल्कुल स्क्वीज कर देते आवाम को, आप अंदाजा कीजिए इलेक्शन ईयर है, और फिर लोगों को भी कुछ फैसिलिटेट कर, हमने क्या किया। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, 1 मिनट से पहले कि आप आगे बढ़े, आप ये कह रहे हैं कि हमें IMF की जरूरत है, और आप मुआवने खुसूसी हैं वजीर आजम का। आज आप बता रहे हैं कि आज आपकी मुलाकात हुई है सागडार साहब से, और बड़े बड़े ठंडे थे वो, लेकिन बाहर आके सहाफी पे वो सीख पाओगे, ये भी मतलब सहाफी के भी सवाल का जवाब दे देते सही तरह से। अच्छा, सागडार साहब भी बाहर ये कहते हैं ना कि हमें जरूरत नहीं है IMF की, आप कह रहे हैं IMF की जरूरत है, और फिर वो MD IMF से मुलाकात भी है वजीर आजम की, तो ये समझ नहीं ना आती, आवाम कंफ्यूज होती है। नहीं देखिए, हमें IMF की बिल्कुल ज़रूरत है, हम 23 प्रोग्रामों में गए हैं, लेकिन अगर वो किसी तरीके से भी ना माने तो फिर आखिर मुल्क तो चलना है ना, फिर क्या हम करेंगे कोई और। लेकिन हम तो उनको रिक्वेस्ट करें, इससे के ऊपर क्या होता है, बात तो ये होनी चाहिए ना कि हमें ज़रूरत है, लेकिन अगर वो नहीं माने तो फिर क्या करना है। हाँ, बस यही बात होनी चाहिए, उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। और मैंने उनको ये बोला है कि ऐसा भी नहीं है, आप मेरे साथ चलो। मैंने देखिए, मैं डॉक्टर साहब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। मैंने इस डॉक्टर साहब वजह क्या आ रही है इतना ज्यादा, जी शेख साहब, जी मैं थोड़ा सा मैंने डॉक्टर साहब से कहा, तफसील से कहा कि आप जो वज़ीर ख़जाना आता है दिन रात IMF के ऊपर लगा हुआ है, ओ भाई आप अपनी इकानमी के ऊपर गौर कर लो, हम बिजनेसमैनों के पास आओ, हम आपको मुश्किलात से निकालने का हल बताते हैं, रेवेन्यू भी देंगे। और मैं गया बिजनेसमैनों के पास ना, उनका हम हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा आप कराची तो आते नहीं हैं, ना हमसे मिलते हैं, ना कोई स्टैंडिंग कमेटी में, अभी तो आए पिछले जुमे मेरे पास वो 2-2.5 घंटे आके बैठे, इससे पहले वो नहीं आ रहे थे। बात ये है कि डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तमाम वज़ीर ख़जाना मेनली IMF के ऊपर कोशिश करें, हमारे अपने मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। मैं पिछले दिनों मियां मंशा और मियां अब्दुल्ला, 2 बड़े लीडिंग हमारे आप यानी वज़ीर ख़जाना से शिकवा कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो शेख साहब। जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा आप सीधा सीधा शिकवा कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना साहब से। नहीं, शिकवा तो हम करते रहते हैं, और शिकवे से कोई हर्ज नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मैं खुल के आज भी मैंने शिकवा किया उनसे। मैंने कहा कि क्यों नहीं आप आते हमारे पास, हम आपको तरीके बताते हैं, आप बहुत काबिल हैं, तो जवाब शिकवा आता है कोई शेख साहब? लेकिन मुल्क में पोटेंशियल है, जवाब शिकवा भी आता है। देखिए ये आता ही है, ये होता है जब आपस में बातचीत होती है ना, और मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बात होती है। डॉक्टर ठंडे माहौल में आता है ना, 25 बहुत ठंडे में मेरे साथ तो बहुत मोहब्बत करते हैं, इतना 2-2.5 घंटे। अभी मैंने पहले एतराज़ किया था, मैं खुला कहा था कि आप आते ही नहीं हो स्टैंडिंग कमेटी। जिस सहाफ़ी ने सवाल पूछा वो अगर प्रोग्राम देख रहा होगा तो वो कहेगा कैसा रहे शेख साहब, कोई हमें भी बता दें कोई टोटका जिससे वो हमारे साथ भी ठंडे माहौल में बात करें। बता तो रहा हूँ, मैं बताता रहा हूँ कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों 2 दिन पहले मैं इम्पॉर्टेंट आपको मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। 2 दिन पहले इन्होंने ये कई इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस सबको बुलाया, उसमें आर्मी चीफ भी थे, मुझे नहीं बुलाया। मैंने इनसे ये भी शिकवा कर रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ कि आप सिर्फ चंद बैरोक्रेट को बुला के रोज़ आप कहते हैं कि ये हम 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा 40 साल से, मैंने आज कहा डॉक्टर साहब से कि 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ 1 विंडो, कोई बैरोक्रेट काम ही नहीं करता, हमारी कोई फाइल को आगे ही नहीं जाने देता, कोई बाहर का इन्वेस्टर यहाँ आना ही नहीं चाहता, हमारे अपने इन्वेस्टर बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा वो भी कुछ करें, ठीक है, एक $1.1 बिलियन लेना है और सर्टिफिकेट लेना है IMF का, लेकिन हमारे अपने पास हमारे ही लोग बात अच्छा यहीं से बात आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं मजीद मिलूंगी आपसे, ठीक है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद मुलाकात होगी आपसे नाज़रीन।
वेलकम बैक नाज़रीन। कैसर अहमद शेख साहब, आमिर ज़िया साहब और अशरफ जब्बार कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। कैसर अहमद शेख साहब, पहले मैं जरा आपकी तरफ आना चाहूंगी, फिर आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर कुरैशी साहब आपकी तरफ। कैसर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अगर वज़ीर आज़म का एक बॉलर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वज़ीर आज़म किसी और को भी बॉलर लगा सकते हैं, तो ये हो सकता है। और एक और सवाल फिर ज़हन में आता है कि आप भी उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं या होंगे? देखिए, मेरी तो बर्निंग डिज़ायर है, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ही यही है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूं और मुल्क के मामलात को दुरुस्त करूं। मेरी 50 साल से ज़्यादा मैंने इस में गुजार दिए हैं। पहले 20 साल चैम्बरों के इलेक्शन लड़ता रहा और पाकिस्तान में वाहिद हमारी फैमिली है जो हाईएस्ट वोट लेके बिजनेस कम्युनिटी के, कराची से मैं प्रेसिडेंट बना, लाहौर से मेरा मरहूम बेटा प्रेसिडेंट बना बिजनेस कम्युनिटी का, और फैसलाबाद से मेरा फर्स्ट कज़न जाहिद असलम प्रेसिडेंट बना। फिर जब मैंने देखा कि चैम्बरों की बात मानी नहीं जाती तो मैंने कहा उस हाउस में जाऊं जहाँ पे, हालांकि वहाँ पे बड़ा रगड़ा है, कोई बिजनेस कम्युनिटी का बंदा 50 साल से नहीं आया, रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस कम्युनिटी का कभी नेशनल असम्बली में नहीं आया। बजट तो नेशनल असम्बली में बनता है। मैं ये सोच के आया कि वहाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा। अब मैं 7वां इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ MNA का। पहला इलेक्शन मैंने 93 में लड़ा था, आज से 30 साल पहले। अब आप अंदाजा करिए, मैं तो यही ख्वाहिश लेके, मैंने और क्या कर रहा है, क्या गलियां नालियां बनानी है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे तो पर्पस यही है, मकसद। तरजीह क्यों नहीं दी गई? देखिए, कुछ लोगों को बार-बार मौका मिल गया, आपको ये मौका क्यों नहीं मिल सका? देखिए मिफ्ता इस्माइल को जो मौका दिया तो मैंने बहुत सख्त शिकायत की। मिफ्ता इस्माइल के चचा हबीब अहमद, जब मैं प्रेसिडेंट था कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो वो मेरे साथ स्टैंडिंग, वो मेरे साथ कमेटी के मेंबर थे। अच्छा, उनके फिर भाई को मैंने बिजनेस कम्युनिटी का टिकट दिया, चैम्बर का अपना टिकट दिया, वो मकसूद इस्माइल वो भी हार गए। फिर मिफ्ता इस्माइल को 2 बार MNA का टिकट मिला, वो भी हार गए। अब उनके अगर तल्लकात ऐसे थे पार्टी के साथ, तल्लकात होते हैं, लॉबी होती है पार्टी में भी, तो मेरी शायद कम होगी लॉबी। लेकिन मुझे ये बताइए, मेरिट पे तो बता देना मिफ्ता इस्माइल और मेरा क्या। बिल्कुल वो ये आपके सामने है, मेरे जैसा क्रेडिट बता, मैं जो अपनी बातें बता रहा हूँ कोई और बता देना। पूरे हाउस में मेरे जितना तजर्बा या मेरी जितनी कोशिश, देखिए ना, मैंने बिजनेस कम्युनिटी से भी इलेक्ट होकर हर बार आया। और डॉक्टर महबूबुल हक सबसे मेरे करीब थे, डॉक्टर फिजा, जिन्होंने कोरिया को प्लानिंग दी। जब डॉक्टर महबूबुल हक का इंतकाल हुआ तो उनकी बेगम ने अभी मुझे आप ये देखिए, बात तो टीवी पर कर रहे हैं, मुझे फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपकी बात तो समझ आ रही है कि मतलब लॉबी के तहत वजीर खजाना बनता है? बिल्कुल बनता है, 100% लॉबी के तहत बनता है। ये लॉबी क्या थी, क्या था, मिफ्ता इस्माइल का क्या क्रेडिट था, मुझे बता दीजिए ना। ये तो बड़ी क्लियर बात है। और मुझे बड़ा सख्त इख्तलाफ है। मैंने इख्तलाफ किया, मियां नवाज शरीफ साहब से भी ये कहा, इख्तलाफ किया खुल के। अगर इस तरह पर काम करना है, हम क्या करें, क्या कोशिश करें कि मुल्क बेहतर हो सकता है। मेरी तो कोशिश ये है कि 25 करोड़ लोगों को मैं फायदा पहुंचाऊं। मुझे जाती फायदा तो नहीं लेना, मेरे पास तो अल्लाह का फजल है। मैं तो बहुत 140 साल से मेरी फैमिली बिजनेस में है जी। तो बात ये मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर महबूब हक फोर्ट हुए ना, उनकी बेगम ने, मैं उनके इतना करीब था शेख साहब को सुन रहे थे। 1998 में मुझे बनाया, महबूब हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का प्रेसिडेंट बनाया जी। जी जी, ठीक है शेख साहब, मैं जरा आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। आमिर ज़िया साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्या आपका तज्जिया है? शेख साहब की बातें आपने सुनी अभी। पहली बात हुई कि शेख साहब के साथ मेरे ख्याल में पहली मरतबा मुझे किसी प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला और उन्होंने बड़ी बेबाक गुफ्तगू की और बड़ा तनकीद किया जो उनकी पार्टी की हुकूमत की जो कमजोरियां हैं। तो खुशाइन बात है, उन्होंने इतराफ किया कि जी IMF का प्रोग्राम क्यों जरूरी है और माफ कीजिएगा कितना जरूरी है इस मुल्क के लिए। बिल्कुल सही बात है। ये जो इनका शिकवा है कि जनाब को फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए था, मसला ये कि नून लीग के अंदर के इसहाक डार जो है वो तो क्योंकि समधी हैं और क्योंकि समधी है उनकी हिस्सेदारी है, तो इसलिए वही उन्हीं को बनना है। मुझे एक बहुत सीनियर लीडर ने कहा नून लीग के, उन्होंने कहा जी आप ये तो सकते हैं, जब झगड़ा चल रहा था कि मिफ्ता को होना चाहिए, मिफ्ता को उठाया था और मिफ्ता साहब की बहुत ज्यादा शिकायतें थी, तो क्या आपको मिफ्ता को तो ये शिकायत ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचे कि नून लीग की हुकूमत होगी तो वजीर खजाना तो साखदार ही होंगे, क्योंकि वो समधी भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जो है पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज की तरह चलती हैं। इस पर रिश्तेदारों को बाप, बेटा, भाई, भतीजा, उनकी ज्यादा जगह होती है। इस पर जो शेख साहब जैसे दो लोग हैं, इनकी जगह जरा कम बनती है।
फिर एक और बात इनको याद होगा कि अभी माफ कीजिएगा मुझे रखना चाहिए कि जी 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 अभी शहबाज शरीफ क्या कहा उन्होंने कहा जी जो इसहाक डार पे तनकीद करेगा उसकी में कोई जगह नहीं है। क्यों कोई जगह नहीं है? अब ये शेर साहब कान पे खेल के तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी की पोजीशन ये कि जी हमें अपने वजीर खजाना डिबो दे मुल्क की मीशत, तो हम तनकीद नहीं कर सकते उसको। तो ये तो बड़ी सीरियस बात है और शेर साहब जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि किस हुकूमत का साथ दे रहे हैं, क्यों साथ दे रहे हैं, जिसके पास उनकी इकोनॉमिक विजन है, जिसने मीशत को बदतर कर दिया, हर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का जो अशारिया है वो जमीन बोस हो गया है। तो उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। और ये मेरे लेजिटिमेट क्वेश्चन बनता है कि वो बिल्कुल सही कह उन्होंने कि बिजनेसमैन की बात नहीं सुनते, वो बिजनेसमैन हम करते हैं, ये जो डार साहब है। तो शेख साहब जैसे लोग क्यों साथ, क्या वजह है कि वो साथ दे रहे हैं? ठीक है जी, आपकी इजाजत से मैं अशरफ साहब की तरफ जरा जाती हूँ। ठीक है अशरफ साहब, अगर आप इस गुफ्तगू पे भी कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने अपनी एक ट्वीट में ये जो 9 मई के वाकयात हैं उसमें उनमें टिकटॉकर्स को भी मुलविस करार दिया है और आपने कहा है कि ये सब लाइक्स के लिए किया गया था। तो रियासती मामले के साथ ये लाइक्स का क्या चक्कर है? देखें जी, ये जो मईशत की बात है वो तो कैसर साहब जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में उन्होंने अपनी पार्टी की पूरी पिक्चर पेंट कर दी है और पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए कि ऐसे वज़ीर ख़जाना जो जहाँ पे मुसल्लत हैं तो वो क्या करेंगे। पीटीआई के मामलात में जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है एक कल्चर बड़ा आम हो गया कि जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे नज़र आएगा और जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट होगा, जो तो अपनी जगह मुख्तलिफ एक्टिविटी दिखाता रहेगा मुस्तकिल सोशल मीडिया पे, चाहे आपको अपनी जान पे खेल कर कोई और भी काम कर रहे हो, पार्टी बना रहे हो, पार्टी को लड़ा रहे हो, वर्कर की बात कर रहे हो, वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप अगर उस पर मीडिया पे सोशल मीडिया पे नहीं है तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। ये देखें, मैं तो पार्टी बनाने वालों में से हूँ तो मैंने तो बहुत अरसा सारा गुजारा, लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो आपको पता है कि टिकटॉकर्स जो हैं वो अपनी जान पे खेल जाते हैं। आपने देखा होगा वो ट्रेन के आगे भी सामने भी टिकटॉक बना रहे थे, चाहे वो मर जाएं और बाद में किसी और के पास वो टिकटॉक आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो वाक़या हुआ उसके अंदर देखें मजमा जमा होकर जिस तरह से मूवमेंट हुई और वो एक डायरेक्शन तो किसी ने सेट कर दी वहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो लोग वहाँ पे जो इन्वॉल्व हुए और जो कुछ हुआ और जिस तरह के साथ रियासत के साथ जो उन्होंने वो किया, उसकी जो प्लानिंग हुई वो कहाँ पर हुई, कैसे हुई, किसने की। क्योंकि वजह ये थी कि यहाँ से लेके हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा हमेशा पॉलिटिकल झगड़ा होता है। हम जगह जाते तो हम गवर्नर हाउस पे एहतजाज करने जाते हैं, हम सीएम हाउस पे एहतजाज करने जाते हैं, लेकिन मुझे खुद एज अ पार्टी मेंबर मैं समझता हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या था कि सारी के सबकी डायरेक्शन एक ही सिंध पे क्यों हो गई। ये रियासत से टकराने की इंस्ट्रक्शंस आखिर दे कौन रहा था? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक जो है वो गौरतलब है और इसमें असल में हुआ ये कि हमारे यहाँ पार्टी के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं और मुस्तकिल रहती रही हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा बर्गर क्राउड था जिसने पूरी पार्टी को कैप्चर किया, बनाई हमने, सिलसिला हमने किया। 2013 तक जो है वो मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था कराची का, मैं टिकट देता था, वर्कर्स सारे टिकट होल्डर थे। लेकिन 2013 के बाद की जो सूरत हाल बनी उसके अंदर हम कहीं पे भी नहीं थे। मुझे अपना टिकट भी जो है जो मेरी अपनी सीट थी वो सीट की नहीं दी गई मुझे मुख्तलिफ, लेकिन मैं क्योंकि नज़रिए के लिए काम करता था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा। लेकिन जब वो नज़रिया ही हमारा इस तरह से डैमेज होना शुरू हो गया और खान साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, खान साहब ने उसको शायद चेक ही नहीं किया किस जगह पे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, और अब तक वो इस बात को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ क्या है। क्योंकि वजह ये कि जो लोग वहाँ पर गए हैं लेकर और उन्होंने जो कुछ भी किया, और आपने देखा वीडियो सारी आपने देखी पूरी, उसके अंदर जो भी आ रही थी वो तो पीटीआई के लोग ही नजर आ रहे थे वहाँ पे। वहाँ तो समझ नहीं आ रहा था कि ये पीटीआई के लोग हैं और ये सारी चल रहे हैं। मजम्मत की जाए इन वाक़यात की, जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि वजह ये है कि आप देखें उनको इतनी तमीज नहीं थी कि वो किस चीज को, कभी झंडे को हिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे मुहाफिजों का घर है, पाकिस्तान की एक अलामत है स्टेट की, उसको जो है वो डैमेज करने के लिए निकल खड़े हुए। तो आज यहाँ पे वो पूरी की पूरी अब सवाल ये ना कि उनके जहनों में ये जहर भरा किसने? देखे ना, वो ये हेट स्पीचेस जो होती हैं ये जहनों में जहर भरा कैसे जाता है? देखिए पूरी लीडरशिप गायब हो गई है, जी रूपोश हो गई, सारे लोग भागे। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम जो सब अरेंजमेंट की सारे के सारे रूपोश हो गए। देखिए, किसी जगह भी दुनिया में कहीं भी आप करने के लिए जा रहे हो तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि आपका अपोनेंट कौन है। मैं पूछता हूँ क्या सामने कोई कौन था जिसके सामने आप लड़ने के लिए जा रहे थे? जो भी लड़वाने के लिए जा रहा था क्या उसके सामने कोई मंगोल थे, इंडियंस थे, क्या था ऐसा? ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल, ठीक है कुरैशी साहब एक मिनट, आमिर ज़िया साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है। ये सवाल मेरे ख्याल से उठाया जाना चाहिए लेकिन शायद लोग इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि जी जिन पे जिम्मेदारी है वो कहते हैं जी हमने तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की थी,
और जाहिर बात है फिर ये जो यंगस्टर्स हैं जिनके जहन में जहर भरा गया और यहाँ तक मामला चले गए, हेट स्पीच का किरदार होता है। तो मेरे ख्याल से लीडर्स जो होते हैं उनका एक एक लफ्ज़ बड़ा मैटर करता है। आमिर ज़ियाद साहब, लोग सुन रहे होते हैं तो एक एक लफ्ज़ जो तकारीर पहले वक्तों में आपको बल्कि ज़्यादा याद होगा कि जब ये तकारीर लिख कर दी जाती थी और उसकी एक वजह होती थी, ये नहीं होता था कि लीडरान लिखी हुई तकरीर करते थे या वो खुद से बात नहीं कर सकते थे। एक्चुअली उनके जो एक एक लफ्ज़ होता था, एक एक जुमला होता था, उसका एक मायने होता था, उसका एक असर होता था जो फिर माशरे में बिगाड़ भी पैदा कर सकता है और सुधार भी पैदा कर सकता है। तो लीडर्स का जो एक एक लफ्ज़ है वो कितना मैटर करता है, और अगर उसमें से कोई ऐसी बात निकल आती है तो जहन साजी होती है, जहनों में जहर भी भरा जा सकता है और फिर कुछ भी हो सकता है। आप दुरुस्त फरमा रही है। बात ये कि हमारी सियासत में एक बिलूम एक ये रुझान है कि हम लोग बेतकान हमारे सियासतदान बोलते हैं, बिला जरूरत बोलते हैं। हमारी सहाफत भी जो है वो चलती बयानात के ऊपर है। ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर सियासतदान अगर बोलने से अपने अल्फाज को तोल लिया करे, सोच समझ के बात करे, तो गालिबन इस तरह की चीजों से बचा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम ही सियासतदान किसी न किसी हवाले से मुलविस हैं। मैं जैसे अरसे से हम लोग मतलब कवरेज कर 25 साल हो गए प्रोफेशन में, मुझे याद है कि बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ किस तरह से नून लीग ने और उनकी क़यादत ने पूरी कैंपेन चलाई थी, बड़ी मनफी और किरदार कुशी की एक मुहिम थी, ठीक है ना। फिर हमें याद है कि किस तरह जलसे जुलूस में नवाज शरीफ साहब के उनके साथ जो है इल्जामात लगते थे, गैर जिम्मेदाराना बात हुआ करती थी। फिर हमें वो भी याद है किस तरह से हमारे इदारों के ऊपर जो है नून लीग के चंद बड़े नाम जो थे वक्त के वो उनको निशाना बनाया करते थे। तो वो रुझान जो है वो कंटिन्यू करता है। वो आप पीटीआई में नजर आता है, पीटीआई में भी फिर वो कंटिन्यू, और फिर तो जमातें नहीं और भी जमातें हैं। आप क्या कहेंगे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, आप क्या कहेंगे, आप दूसरी जमातों को क्या कहेंगे? सबने अपने अपने वक्त में इस तरह की बात की। लेकिन आखिरी बात कि जो मुल्क में साज इदारे होते हैं, कौमी इदारे होते हैं, सियासत में नहीं घसीटना चाहिए और उनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में कम अज कम कोशिश करनी चाहिए। मतलब कोई चांस आपसे कह रहे हैं यार छोड़ दें, आप लड़ाई के और भी मैदान है। अगर तोपों का रुख पीडीएम की तरफ होता है, पीटीआई का, हमारे इदारे, हमारी इज्जत है, हमारा वकार है, हमारी पहचान है। जी दुरुस्त कह रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई का तोपों का रुख सिर्फ पीडीएम की तरफ होता तो आज उनकी जमात इस मुश्किल में ना होती जिस मुश्किल में है वो गिरफ्तार। ये दरअसल सोचना चाहिए पाकिस्तान की पावर भाई यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है हमारे यहाँ, ठीक है ना, मतलब पावर जो होती है तो एक बड़ी फाइल गलती हुई है। आमिर ज़ियाद साहब मुझे जरा जी ठीक है, वक्त की जरा कमी है, जरा मुझे ये बता दें, बस 30 सेकंड्स हैं। ये जो बिलावल साहब का बयान है आमिर ज़ियाद साहब, वो कहते हैं अच्छा वक्त आने वाला है, ये अच्छा वक्त पाकिस्तान का आने वाला है। ये अच्छा वक्त पाकिस्तान का आएगा, ये पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं बिलावल साहब। पहली बात हुई कि ऑब्जेक्टिव सूरत आप बात कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव बात नहीं करे कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त आना है। अच्छे वक्त आने से पहले हमें बहुत मेहनत करनी होगी और कुर्बानी देनी होगी मुल्क की मईशत ठीक करने के लिए। ये कम अज कम हमारे रहनुमाओं को, किसानों को, आवाम से सच बोल। हो सकता है कि उनका अच्छा वक्त आ रहा हो, जिसमें कराची में आ गया, तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब अच्छा वक्त होगा पीपल्स पार्टी। ठीक है, दुरुस्त कह दिया। ठीक है जी। अशरफ कुरैशी साहब, किस पार्टी से ऑफर है, कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? देखें जी, मेरी ज़िंदगी गुजर गई ऑफरों में, और मैं पीटीआई का बहुत फाउंडर मेंबर हूँ, 27 साल से साथ हूँ ना, तो मुझे बहुत दफ़ा मेरे इख्तिलाफ पार्टी में हुए हैं और मैंने 8 इलेक्शन लड़े हैं तहरीक इंसाफ से, आपको बताऊँ, और मैं 8 इलेक्शन हारा भी हूँ। और मैंने कभी जो है अपने बाप ने, लेकिन अभी आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? नहीं जी, मैं अभी जो है कोई किसी पार्टी को कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, और मैं अपना जो है जो मेरे आप ब्रेक लेंगे? ब्रेक मुझे जैसे लोग ब्रेक नहीं लेते, हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग आवाम के लिए काम करने निकलते हैं अपने नजरियात के तहत, तो हम उस नजरिए को आपका ब्रेक फवाद चौधरी सब जैसा तो नहीं होगा? नहीं सवाल ही, मैं ब्रेक कोई ले ही नहीं रहा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं कोई पार्टी ज्वाइन करने के मूड में नहीं हूँ। मैं अपनी मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कौम है, मेरे जो लोग हैं जिनको हमने मोटिवेट किया था, वो इनकी सिम डायरेक्शन से दुरुस्त हो जाए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। कैसर अहमद शेख साहब, आपने जितनी भी बातें की आज, आपने बड़ी दिल की बातें की, ये इसका मतलब है कि हम कंक्लूड कर सकते हैं एक लाइन में कि आप भी मोरूसियत की नज़र हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक आमिर ज़ियाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मैं आखिर मुस्लिम लीग, यानी अभी भी आपको उम्मीद है कि आप वज़ीर ख़ज़ाना बन सकते हैं, जिस ख्वाहिश का आपने इज़हार किया आज ऑन एयर प्रोग्राम में? देखिए मैं उम्मीद भी समझता हूँ और मैं लाजमी समझता हूँ कि बनूंगा, क्योंकि वजह क्या मैं आपको बताऊं, पंजाब में 2 पार्टियां ही का पोजीशन रही, पीटीआई की और मुस्लिम लीग की। जो पीटीआई का अशर आपने देख लिया, उनका तो मकसद ये नहीं था, और उन्होंने जो आईएमएफ से
झगड़ा किया। अच्छा, हमारे यहाँ ये ज़रूर है, मैं जो भी बातें करता हूँ ना, देखिए एक तो मुझे स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का हमेशा वो चेयरमैन बनाया जाता है, बड़ी अहम पोजीशन है। वो ठीक है कि उस पर अमल नहीं होता, ये हमारी बातें हम कर नहीं सकते, लेकिन बताते रहते हैं। अच्छा, मियाँ साहब कभी मेरी बात पे नाराज़ नहीं हो, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। मैं आप खुल के आपके प्रोग्रामों में कहते हूँ, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ मेरी बात सुनते हैं और मेरे से मोहब्बत करते हैं, नो डाउट इन इट। बाकी वो इसहाक डार बड़े सीजनड वज़ीर ख़जाना है, मैं उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नेशनल असेंबली बजट बनाती है। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ ना, एक और अहम बात कर रहा हूँ कि नेशनल असेंबली बजट बनाती है, तमाम वोट सेनेट नहीं बनाती। सेनेट का तो काम ही नहीं है, सेनेटर क्यों आप वज़ीर ख़जाना बनाते हैं? क्योंकि ये प्रेरोगेटिव ही नेशनल असेंबली का, ये आईनी तौर पे अभी आपको क्लोजिंग का वक्त है, ठीक है, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़े। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।